जय हिंद बच्चों। ठंड लग रही होगी, बिल्कुल। घर वाले मना करते होंगे कि आप कंबल में मत रहिए, बहुत ज्यादा खाना मत खाइए, नहीं तो नींद आ जाएगी, पढ़ना जरूरी है, बोर्ड एग्जामिनेशन आ रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह, है ना। हाँ, एकदम नहीं। आप कंबल में रहिए, जम के खाना खाइए। ठीक है। नींद कब आती है? नींद तब आती है जैसे आप जो पढ़ रहे हैं वो समझ में नहीं आए तो किसी को नींद आ जाएगी। कंबल न ओढ़े तब भी नींद आ जाएगी। एम आई राइट? यस। तो आपको जो पढ़ रहे हैं अगर आता रहे तो मन इतना उत्साहित होता है कि आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, एकदम नींद नहीं आएगी। क्योंकि आपका तो सबका एक ही उद्देश्य है ना, क्या? कि बोर्ड एग्जामिनेशन में मैक्सिमम मार्क्स लाना। इसीलिए मैं क्लास 10th के बच्चों का हेल्प कर रहा हूं। तो बड़ा रिक्वेस्ट था क्लास 10th के बच्चों का कि सर हम लोगों के लिए भी कुछ करिए। हमने कहा ठीक है भाई, खाली क्लास 12th का ही हेल्प क्यों करेंगे भाई, हमारे तो सब बच्चे हैं। आइए, तो हम लोग अभी एक चैप्टर ज्योग्राफी का जो रेज किए थे, यानी चैप्टर है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, उसमें आपने पार्ट 1 देखा, पार्ट 2 देखा, अब आज फाइनल पार्ट 3 है। एक बात कहेंगे, सीधी सी बात है कि हमें ऐसा स्टडी करनी चाहिए एक बार में ही टेंशन खत्म। बार 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 रिवाइज करने से दिमाग में नहीं आता। एक बार समझ में आ गया ना, एकदम आप फ्री हो जाइए, आप भूल जाइए, वो कभी नहीं भूलेगा, एकदम निश्चिंत। एग्जामिनेशन में यदि आया है ना, आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको पहली बार समझ में आ गया पढ़ते समय तो आप निश्चिंत हो जाओ, दिमाग में चला गया। क्योंकि दिमाग मशीन नहीं है, दिमाग का स्तर इतना है तो उसमें वो रिजर्व हो गया है, जब भी उसकी जरूरत पड़ेगी अपने आप आ जाएगा बस। तो अभी इससे पहले हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज पढ़े, और आपका सिलेबस एनसीईआरटी है, उसके बियॉन्ड कहीं मत आप जाइए, बिल्कुल मत परेशान होइए। न हो तो आप कुछ साल का सैंपल पेपर नहीं, बल्कि जो क्वेश्चन पेपर आ चुका है 5-6 साल का, वो आप देखेंगे तो एनसीईआरटी से बियॉन्ड कहीं नहीं गया है। तो एनसीईआरटी में ही आप रहिए और उस टॉपिक को बिल्कुल मत छोड़िए जो एनसीईआरटी में है, और एनसीईआरटी के बाद कोई टॉपिक है तो बिल्कुल टच मत करिए, एकदम निश्चिंत रहिए सीक्वेंस वाइज। आइए, तो इससे पहले हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं पार्ट 2 में क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो आपके सिलेबस में उसी क्लासिफिकेशन में से कुछ इंडस्ट्रीज का डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे और आपको याद हो जाएगा। चलिए आइए, तो जो भी हम लोग ने क्लासिफिकेशन किया था इंडस्ट्रीज का, उसका बेस लिया था किसी फीचर के आधार पर। तो मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, आप खुद जान के बता सकते हैं कि अगर हमने लिया है पहले एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज तो किस आधार पर। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप इसको फिर अपने से बताइएगा। अब इसमें हम पढ़ते हैं, इसका मतलब क्या कि एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वही रॉ मटेरियल होगा, और उसी के आधार पे उसमें हम कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे और उस रॉ मटेरियल की वैल्यू पहले से बढ़ जाएगा, और इसी प्रोसेस को मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। इसलिए इससे जो इंडस्ट्री बनेगी, जिस रॉ मटेरियल को उठाएंगे वही इंडस्ट्री हो जाएगी। चलिए, तो इसमें पहला है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सीधी सी बात है, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री आप अच्छे से जानते हैं कि इसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में क्या बनता है, कपड़ा बनता है। ठीक है, कपड़ा किस चीज से बनता है अच्छे से हम जानते हैं। अब थोड़ा सा इस पर हम बात करें कि 1947 से पहले जब हम इंडिपेंडेंट नहीं थे, यानी एंशिएंट पीरियड से ये इंडस्ट्रीज बहुत अच्छा हमारे यहां डेवलप था, विश्व प्रसिद्ध था, ये जान जाइए। और इस इंडस्ट्रीज की अगर देखा जाए तो पूरे जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग में यानी सेकेंडरी सेक्टर में
टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा योगदान है। यानी इसके थ्रू जो इनकम आता है, इसमें जितना अधिक से अधिक लोग एम्प्लॉयड हैं, शायद ही कहीं हो, तो ये अधिक से अधिक एम्प्लॉयमेंट भी देता है, अधिक से अधिक गुड्स भी इसमें बनते हैं, और अधिक से अधिक एरिया को भी ये कवर करता है। और इसमें शुरुआत में एंशिएंट पीरियड में देखा गया तो उस समय सब कुछ चीजें हाथ से बनता था, यानी जिसे हम हैंडलूम कहते थे, और इसके माध्यम से हाथ से बनाने में अधिक लोगों की आवश्यकता होती थी, इसलिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी बहुत अधिक होता था। साथ ही साथ डिसेंट्रलाइजेशन होता था, यानी सबके पास ये रोजगार पहुंचता था, और इससे जो प्रोडक्ट बनता था, देश के अंदर जितना कंजम्पशन होता था वो तो सबका पूरा होता था, साथ ही साथ बाहर के देशों के लिए भी हम लोग बेचते थे। और ऐसे कंडीशन में बाहर के देशों में बहुत से ऐसे देश है, जैसे यूनाइटेड किंगडम में, यूएसए में, अफ्रीकन कंट्रीज में भी हम लोग सेल करते थे, एक्सपोर्ट करते थे, और इससे हमें फॉरेन एक्सचेंज भी मिलता था। तो ये हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का योगदान था, और आपके सिलेबस में इतना जानना बस जरूरी है। इसी में से दूसरी इंडस्ट्रीज कॉटन टेक्सटाइल। कॉटन टेक्सटाइल में रॉ मटेरियल क्या है? कॉटन। तो रॉ मटेरियल में कॉटन है। अब इसमें देखते हैं कि इस कॉटन इंडस्ट्रीज में विशेष रूप से वहीं पर ये अधिकांशतः आपके इंडस्ट्रीज हैं जहां कॉटन का ज्यादा प्रोडक्शन होता है। कॉटन का ज्यादा प्रोडक्शन होता है, जैसे महाराष्ट्र में, गुजरात में, और ऐसे कंडीशन में हम लोगों ने इंडस्ट्रियल लोकेशन में जो पढ़े थे, उसी हिसाब से जो कॉटन मिल है वो वहीं पर स्थापित है जहां पर कॉटन का प्रोडक्शन होता है। तो कॉटन में से जो सीड्स है, उस सीड्स में से रुई यानी कॉटन निकाला जाता है, जिसे हम जीनिंग कहते हैं। अब आते हैं प्रोसेस के पहले, फिर आगे हम बात करेंगे। जिसे हम जीनिंग कहते हैं, यानी सीड से रुई निकालना। निकाल लिया, निकालने के बाद उसका धागा बनाते हैं, जिसको यार्न कहते हैं। किसके थ्रू? स्पिनिंग के थ्रू। अब यहां थोड़ा रुकेंगे। तो पूरे वर्ल्ड में हम लोग स्पिनिंग के थ्रू जो यार्न का प्रोडक्शन करते हैं, नंबर 1 पे है। क्वालिटी में भी नंबर 1 पे है, क्वांटिटी में भी नंबर 1 पे है। लेकिन जब इससे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में, यानी वीविंग में या नीटिंग में, हम नंबर 1 पे नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो हमें प्रोडक्ट मिलता है उसकी क्वालिटी उस लेवल की नहीं होती है, बहुत अच्छी नहीं होती है। इसीलिए हम यार्न का एक्सपोर्ट करते हैं, और मैक्सिमम एक्सपोर्ट यार्न का जापान जाता है, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम जाता है, यूएसए जाता है, और कुछ अफ्रीकन कंट्रीज में भी जाता है, ईस्ट एशियन कंट्रीज में भी जाता है। इसके बाद नेक्स्ट वन प्रोसेस, थर्ड वन, डाइंग एंड ब्लीचिंग होता है, यानी उसकी कलरिंग होती है। डाइंग और ब्लीचिंग के बाद तब लास्ट में उसका गारमेंट्स बनता है, और जब गारमेंट्स तैयार हो जाता है तो ऐसे कंडीशन में फाइनली हम उसको फाइनल प्रोडक्ट कॉटन टेक्सटाइल का कपड़े के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। तो स्पिनिंग के बाद का जो प्रोसेस है वो बहुत अच्छा हमारे यहाँ नहीं, अच्छी क्वालिटी का हम फैब्रिक का प्रोडक्शन नहीं कर पाते, क्योंकि वीविंग में जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो फैब्रिक होता है, तो वर्ल्ड क्लास का नहीं होता है। फिर भी हमारे यहां अधिकांशतः एरिया में, विशेष रूप से
इसका प्रोडक्शन करने में महाराष्ट्र और गुजरात महारत हासिल किया हुआ है। और हम अपने यहां जितना प्रोडक्शन करते हैं, हमारा डोमेस्टिक जो रिक्वायरमेंट है उसको तो पूरा करता ही करता है, साथ साथ इसको भी हम बाहर के देशों में बेचते हैं और उससे हम बहुत अच्छा फॉरेन एक्सचेंज रिजल्ट मिलता है। चलिए, इसमें इतना ही। नेक्स्ट बनाते हैं जूट इंडस्ट्रीज। जूट इंडस्ट्रीज, ये भी एग्रोबेस, सभी एग्रोबेस इंडस्ट्री की अभी हम बात कर रहे हैं। तो जूट का सबसे अधिक प्रोडक्शन इंडिया में होता है, नंबर 1 राजूट का। और एक अच्छी बात आपको बता दें कि ये एक बेल्ट है इंडिया में, वेस्ट बंगाल में हुगली डिस्ट्रिक्ट में जगह है रिसड़ा, जहां पहला जूट मिल का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है, फर्स्ट जूट मिल कब? 1855 में, 1855 में। तो हुगली नदी के किनारे किनारे मिल बना हुआ है। इसके पीछे रीजन है पहले तो जूट के पैदावार के लिए मॉइस्चर चाहिए जो वहां पर अवेलेबल है। मिल तक रॉ जूट को लाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन सस्ता चाहिए, तो वहां बहुत बढ़िया वाटरवेज है हुगली रिवर के थ्रू। इसमें सब हुगली नदी के किनारे किनारे है। रोडवेज भी बहुत अच्छा है। तो इस अच्छे ट्रांसपोर्टेशन की वजह से सस्ते में ही रॉ जूट वहां तक, मिल तक पहुंच जाता है। अब मिल तक पहुंच गया और वहां पर जब फाइनल गुड्स का प्रोडक्शन होगा जूट के थ्रू, तो प्रोडक्शन के प्रोसेस में जो खर्च आता है उसके लिए अगर अतिरिक्त पैसे की आवश्यकता हो, लोन की आवश्यकता हो, तो बहुत बड़ा कोलकाता शहर है जहां से बैंकिंग, इंश्योरेंस सब सुविधा मिल जाती है। साथ ही साथ सेल करने के लिए मार्केट चाहिए, कोलकाता शहर है। साथ ही साथ अगर हम बाहर भी सेल करना चाहें तो हमें निश्चित तौर से पोर्ट भी वहां पर अवेलेबल है। इसीलिए सबसे अधिक जूट इंडस्ट्रीज का विकास हुगली नदी के किनारे किनारे है, यानी वेस्ट बंगाल में। अब एक बात और बताना चाहेंगे कि इस इंडस्ट्रीज में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन हुआ है कि हाल ही के गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी डेवलप की है कि पैकेजिंग में आप जूट का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए डोमेस्टिक डिमांड भी यहां बढ़ गया है, पहले नहीं था। ये रहा आपका सर्वे सर्वा जूट इंडस्ट्री के विषय में। अब आते हैं शुगर इंडस्ट्री के विषय में। आप जानते हैं कि शुगर इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल क्या होता है? शुगर केन होता है। और सबसे अधिक शुगर केन का पोषण कहां होता है? उत्तर प्रदेश में होता है, सबसे अधिक होता है। बिहार में भी होता है, मध्य प्रदेश में भी होता है, ठीक है, और भी स्टेट्स वहां भी होता है। और एक अच्छी बात बताएंगे कि अब तो मूव कर गए हैं महाराष्ट्र में, इसके पीछे, इससे पहले हम फिर बात करने पहले, तो ये एरिया है जहां पर शुगर केन का प्रोडक्शन बहुत अधिक होता है, इसलिए वहां शुगर मिल है। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम देखते हैं तो शुगर के प्रोडक्शन में हमारा स्थान, इन इंडिया का स्थान नंबर 2 पे है। लेकिन गुड़ और खंडसारी, गुड़ आजकल बहुत फेमस है, स्वास्थ्य के लिए सब लोग गुड़ खा रहे हैं ना, ठंडी में और खाएंगे, ठीक है, में नंबर 1 है। गुड़ और खंडसारी के प्रोडक्शन में इंडिया नंबर 1 पे है। तो हम बताना चाहते थे कि हमारा जो बेल्ट अभी उत्तर प्रदेश वगैरह था, यहां से शिफ्ट होकर के महाराष्ट्र क्यों चला गया है। और देखिए, जितनी अभी मैं कवर कर रहा हूं ना, सब क्वेश्चन इसी में से आएगा। इसी की बात चाहे कहीं से क्वेश्चन आप उठाइए ना, सब आंसर आपको मिलेगा। अब देखिए, तो मैं कह रहा हूं कि अब इस एरिया से आपका शुगर का प्रोडक्शन महाराष्ट्र में थोड़ा शिफ्ट हो रहा है, यानी साउथ और वेस्ट एरिया में। क्यों? महाराष्ट्र की अगर बात करें तो शुगर केन में सुक्रोज की मात्रा अच्छी मिल रही है और जगहों पर नहीं है। और साथ ही साथ वहां पर कोऑपरेटिव सेक्टर्स बहुत अच्छा है, तो लेबर कास्ट बहुत कम है, इसलिए शिफ्ट होकर के शुगर इंडस्ट्रीज
अधिकांशतः कहां चली गई है? साउथ में चली गई है। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में आपके सिलेबस में एनसीईआरटी में बस इतना ही, इससे अधिक आपको जाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अब आते हैं दूसरा, अब मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं, तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में भी कुछ इंडस्ट्रीज को लेके चले और फिर से एक बार एकदम जितना हम आपसे बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, ये सभी आपके लिए एकदम सफिशिएंट है। जितने भी क्वेश्चंस के आंसर इस चैप्टर में सब मिलेंगे। आइए बात करते हैं। तो पहला है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। सीधी सी बात है। तो सबसे पहले हम बात कर लें कि इस इंडस्ट्रीज में क्या कंपोजिशन, किन किन चीजों से स्टील बनता है। तो यहां मैंने लिखा आयरन और कोकिंग कोल और लाइमस्टोन, इन्हीं को मिला करके आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज में स्टील बनता है, लोहा बनता है। सीधी सी बात है। इनका रेशियो क्या होता है, एग्जामिनेशन में आ सकता है, क्योंकि सब एनसीईआरटी का आपका है, मैं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बता रहा हूं। कि 4 क्वांटिटी लेंगे आयरन ओर का, तो 2 क्वांटिटी लेंगे कोकिंग कोल का और 1 लेंगे लाइमस्टोन का, चाहे जो भी यूनिट इस्तेमाल करें। रेशियो रहेगा 4:2:1। अब बनता कैसे है ना, वो भी देख लेते हैं। एकदम देख लेंगे तो याद हो जाएगा। तो सबसे पहले जहां भी आयरन और लाइमस्टोन और कोकिंग कोल का रिजर्व है, वहां से ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हम फैक्ट्री में लाएंगे। ये फैक्ट्री है जहां पर इनको पिघलाया जाएगा, किसको, आयरन ओर को, उसमें लाइमस्टोन मिलाया जाएगा और कोकिंग कोल के थ्रू बर्न किया जाएगा। और इस प्रोसेस से कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, कच्चा लोहा, पिग आयरन। अब इस कच्चे लोहे को प्यूरिफाई किया जाएगा, उसमें थोड़ा सा मैग्नीज मिला करके। अब जब प्यूरिफिकेशन हो जाएगा तो स्टील तैयार, लोहा तैयार। अब लोहे को चाहे चादर का शेप दीजिए, चाहे रॉड का शेप दीजिए, क्रश करके, ठीक है, तो शेप तैयार हो जाएगा। यही आपका फाइनल प्रोडक्ट है, यही प्रोसेस है स्टील के फाइनल प्रोडक्शन का। चलिए यहां तक तो हो गया। अब एक बात ये कहना है आपसे कि स्टील के कंजम्पशन एक आधार है ये ही बताना कि कोई कंट्री डेवलप्ड है कि नहीं, मैंने कोई कंट्री धनी है कि गरीब है, ये भी एक फार्मूला है। क्या, कंजम्पशन ऑफ स्टील। अगर इसकी बात करें तो आप देखिए, पर एनम कंजम्पशन ऑफ स्टील इंडिया का 63 kg है, और यही अगर पूरे विश्व का एवरेज पर एनम कंजम्पशन ऑफ स्टील की अगर बात करें तो 208 kg। तो इस मामले में कंपैरेटिवली अभी हम बहुत पीछे हैं, लेकिन हम मूव करना स्टार्ट कर चुके हैं, कभी ना कभी या उससे पहुंच जाएंगे हम। चलिए ये आगे हो गया। अब इसके बाद मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज का दूसरा पार्ट जो आपके सिलेबस में है वो है एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री। सीधी सी बात है कि कैसे एल्यूमिनियम यानी इसको पिघला करके और एल्यूमिनियम का बर्तन कैसे बनेगा, जहाज कैसे बनेगा, खिलौने कैसे बनेंगे, इंजीनियरिंग गुड्स कैसे बनेंगे। बात समझ में आ गया। यहां तक कि इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये हो गया है ना कि जहां स्टील के बर्तन की बात करते थे वहां पर अब इसका इस्तेमाल ज्यादा होने लगा है, और ये भी वहीं पर प्रोडक्शन होगा क्योंकि बल्क क्वांटिटी में इसका भी इस्तेमाल होता है। इसलिए ये बल्कि जो इसकी नेचर है, यानी हमें बल्क क्वांटिटी में रॉ मटेरियल चाहिए बल्क क्वांटिटी में प्रोडक्शन करने के लिए, तो जहां उपलब्ध होगा उसका सामान बनाने वाला वहीं में इसका प्रोडक्शन होगा। चलिए तो ये भी देख लेते हैं कि ये किन किन चीजों से मिलकर बनता है। तो सबसे बड़ा इसका जो रॉ मटेरियल होता है बॉक्साइट होता है। वो आप अनुमान लगा लीजिए बॉक्साइट कहां मिलता है। तो बॉक्साइट होता है ऑक्साइड, और उसको हम फिर उसमें मेल्टिंग के प्रोसेस से कहां पहुंचते हैं, एल्यूमिना तक, और फाइनली पहुंच जाते हैं एल्युमिनियम तक। और इसका जो रेशियो है
वो है 4 से लेके 6 यूनिट लगाते हैं बॉक्साइट का, उसके साथ मिलाते हैं 2 एल्यूमिना का और 1 एल्यूमिनियम, और फाइनल आपका ये प्रोडक्ट बन जाता है। ये रहा आपका एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीज। अब इसके बाद आगे आते हैं और नेक्स्ट वन आपको जो मिलेगा, ठीक है, कौन सा, यानी सीधी सी बात है कि इसके बाद हम आते हैं सीधे सीमेंट इंडस्ट्री पे। एल्यूमिनियम के बाद अब आगे सीमेंट इंडस्ट्री पे। सीमेंट इंडस्ट्री भी बल्क क्वांटिटी में इस्तेमाल किया जाता है और इसका सबसे खास बात है कि घर के कंस्ट्रक्शन में, रोड के कंस्ट्रक्शन में, डैम के कंस्ट्रक्शन में, ठीक है, यानी ऐसे कंस्ट्रक्शन में बहुत ज्यादा मात्रा में सीमेंट की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, और एक सूचना हम आपको दे दें कि पहला जो सीमेंट इंडस्ट्रीज बनाया गया चेन्नई में 1904 में, और अधिकांशतः राज्यों में, विशेष रूप से इंडिया में इसका प्रोडक्शन होता है। अब ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या क्या मिलता है, इसका कंपोजिशन क्या क्या होता है, किन किन चीजों से बनता है। तो भैया लाइमस्टोन, सिलिका और जिप्सम मिला करके सीमेंट बनता है और इस ढंग से बहुत अच्छी क्वांटिटी में सीमेंट का प्रोडक्शन इंडिया में होता है। अब ये आपका हो गया मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। अब आते हैं थोड़ा सा केमिकल पे। तो यहां केमिकल इंडस्ट्रीज में विशेष रूप से इसको 2 भागों में बांटा गया है, यानी केमिकल का इस्तेमाल करके जिन प्रोडक्ट को बनाया जाता है इसको पहले तो 2 भागों में बांट सकते हैं। यदि हम इनऑर्गेनिक केमिकल्स का, साइंस भी पढ़ते हैं आप, केमिस्ट्री में होगा, तो हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी, इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो इनऑर्गेनिक केमिकल्स का ज्यादा इस्तेमाल करके क्या क्या बना सकते हैं, तो कुछ उदाहरण आपके साथ हम दिए हुए हैं। फर्टिलाइजर बना सकते हैं, ठीक है, प्लास्टिक्स बना सकते हैं, पेंट्स बना सकते हैं और सिंथेटिक फाइबर बना सकते हैं। इसी तरह से ऑर्गेनिक केमिकल का इस्तेमाल करके ड्रग बना सकते हैं, फार्मास्यूटिकल्स बना सकते हैं, सिंथेटिक आपका रबर बना सकते हैं, और इस ढंग से हम केमिकल के थ्रू 2 तरह के प्रोडक्ट बना सकते हैं। इसमें से कुछ प्रोडक्ट अलग से आपको दिया गया है सिलेबस में, वो उठाते हैं। जैसे हमने कहा कि फर्टिलाइजर बनता है, तो हमने फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को रेज किया है, और सूचना आपको उतना ही है जो एनसीईआरटी में है। एकदम आपको समझाने के लिए मैं सिर्फ यहां हेल्प करूंगा। अब देखिए, जैसे फर्टिलाइजर में बहुत ज्यादा इस्तेमाल यूरिया का होता है, डीएपी का होता है, और भी बहुत है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है। तो इनमें किन किन चीजों का इस्तेमाल होता है, तो एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटाश, इनका इस्तेमाल करके और हम बनाते हैं क्या, फर्टिलाइजर बनाते हैं। और अधिकांशतः स्टेट्स में, और विशेष रूप से जहां जहां इनका रिजर्व है, इन सब चीजों का जहां मिलता है, वहीं पर इस ढंग की फैक्ट्री आपको मिलती है, और दोनों सेक्टर में, प्राइवेट में भी है और पब्लिक सेक्टर में भी है। चलिए, आपका ये भी हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं, नेक्स्ट वन आपका है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, मतलब 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स, 6 व्हीलर्स, 10 व्हीलर्स, माने छोटी गाड़ी से लेकर बड़ी गाड़ी तक इंडिया में बनती है, और इसकी इंडस्ट्रीज अधिकांशतः जगहों पर है। मुंबई में है, चेन्नई में है, कोलकाता में है। राइट नाउ इन बड़े बड़े शहरों में आपका ये इंडस्ट्रीज मिलेगा, क्या, ऑटोमोबाइल। और ट्रांसपोर्टेशन के डेवलपमेंट में कितना इनका सहयोग आप अच्छे जानते हैं कि सभी इंडस्ट्रीज में जितनी भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है,
उसमें सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट आपका ट्रांसपोर्टेशन का है, इसमें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज आपका हेल्प करती है। इसके बाद हम आ जाते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज। इसको तो पूछना ही नहीं है, तो भाई ट्रांजिस्टर से लेकर के टेलीविजन, टेलीफोन, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, पता नहीं क्या क्या, ये सब का प्रोडक्शन इसी के थ्रू होता है। जितने इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लायंसेस हैं सब इसमें आते हैं, और इनके प्रोडक्शन इस लेवल तक चलता है हमारे यहां कि अब हम वर्ल्ड में भी एक अच्छा खासा प्लेस रखते हैं, और ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर में विशेष योगदान देता है इंडिया में। इस ढंग से आपके सिलेबस में जितनी भी इंडस्ट्रीज का डिस्क्रिप्शन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इन सबको आज हम लोगों ने अच्छे ढंग से कवर किया। इसके बाद कहीं भी क्वेश्चन दिया है, उन सभी क्वेश्चन को आप टच करिए, सब आंसर आपको मिलेगा। तो इंडस्ट्रीज के विषय में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया, और पढ़ने के बाद अच्छे से देखा कि ये देश के विकास के लिए या जीडीपी में, या हम कह सकते हैं कि कुल मिलाकर के किसी देश के लिए कितना ये लाभदायक रहा। लेकिन अब इसका कुछ नुकसान भी है, जो दूसरे टॉपिक के विषय में हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। फिर एंजॉय करिए। और आपका टॉपिक है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, यानी इसमें हम लोग क्या बात करेंगे कि फैक्ट्रियां तो इतनी बैठ गई, बहुत सी इंडस्ट्रीज हो गए, इसके थ्रू हम लोगों को बहुत ढेर सारे सामान भी मिल गए, जिसका हम लोग कंजम्पशन भी करते हैं, सब कुछ हो गया। लेकिन इनके थ्रू कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट मिलते हैं जो फायदा नहीं नुकसान पहुंचाता है। क्यों भाई? उसमें कुछ पॉल्यूटेंट्स होते हैं, कुछ पार्टिकल्स होती हैं जो हार्मफुल होती है। किसके लिए? हमारे और आपके लिए। और वही जो हमें नुकसान करती है, निश्चित तौर से उस नुकसान को हम लोग पढ़ेंगे पोल्यूशन के फॉर्म में। तो भैया पहला है एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन क्या होता है? तो एटमॉस्फेयर में जो पोल्यूटेंट्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, जो तमाम फैक्ट्रियों के चिमनी से धुएं के रूप में आते हैं, डस्ट के रूप में आते हैं, पॉइजनियस होते हैं। तो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन का प्यूरिफिकेशन अच्छा रहता है, शुद्ध ऑक्सीजन, उसकी क्वालिटी को डिग्रेड कर देते हैं, कम कर देते हैं, जो हमारे सांस में आ करके हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ देते हैं। तमाम उससे रोग होते हैं, ये अच्छे से जानते हैं। तो किसके थ्रू? इन्हीं के थ्रू। तो जितनी फैक्ट्रियां हैं, उन सब फैक्ट्रियों की चिमनी से धुआं निकलता है। या गाड़ियां, जितने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में आपने देखा, उससे तमाम व्हीलर्स की जितनी भी गाड़ियां निकलती हैं, तो पक्का है कि जो ईंधन की इस्तेमाल करते हैं उससे जो इसमें को निकलता है। ठीक है। कुछ ऐसे फैक्ट्रियां हैं जिससे कि हार्मफुल गैसेज निकलते हैं, है ना। आपने देखा होगा भोपाल गैस कांड, ठीक है, वो किसका रिजल्ट था? उसी का रिजल्ट था ना, कि उसमें ऐसे हार्मफुल ऑक्सीजन निकले, सॉरी गैस निकला, जिसकी वजह से बहुत लोग मर गए। इस तरह से जो हमें पोल्यूशन होता है उसे हम एयर पोल्यूशन कहते हैं। ये नुकसान था। अब इसके बाद आपका आता है वाटर पोल्यूशन। आप अच्छे से जानते हैं कि मैक्सिमम, आपको मैंने बताया था विशेष रूप से जूट इंडस्ट्रीज, कहां बताया था? हुगली नदी के किनारे, वही बेल्ट है। तो पानी की अच्छी सुविधा होने की वजह से तो मैंने आपको सब लाभ बता दिया, नुकसान देखिए ना। तो मान लो जूट इंडस्ट्रीज है, अब जूट इंडस्ट्रीज में लिक्विड के फॉर्म में जो वेस्टेज हुगली नदी में आता है या आता होगा, उस पानी में बहुत से पोल्यूटेंट्स होंगे। और ऐसे कंडीशन में तो पानी के अंदर भी जो जीव हैं उनका तो नुकसान होगा ही होगा। साथ ही में आप बताइए कि कैसे मल्टीपर्पज हम पानी का इस्तेमाल करते हैं भाई।
उसका इरिगेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अच्छी क्वालिटी का आपका पानी नहीं मिलेगा तो आपके प्लांट्स के लिए इरिगेशन में वो काम करेगा? अच्छा काम नहीं करेगा। आजकल तो अधिकांशतः जगह पर इसका पीने के पानी के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। आप सोचिए कि उसमें कितने पोल्यूटेंट्स हैं, कितना नुकसान करेगा आपके शरीर के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए। साथ ही साथ जितने भी मल्टीपर्पज वाटर का इस्तेमाल है जहां जहां हो रहा है, जैसा भी मैंने कुछ एग्जांपल दिया था, हर जगह अब वाटर शुद्ध नहीं रहा, पोल्यूटेंट रहा। ठीक है, इसके साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था आपको कि विशेष रूप से जो जहां पर थर्मल पावर्स हैं वहां पर अधिकांशतः कभी कभी गर्म पानी को डायरेक्टली, या कुछ फैक्ट्रियों में गर्म पानी आता है डायरेक्ट और उसको फिर से नदी में बहा दिया जाता है। आप जरा सोचिए कि इतने ज्यादा टेम्परेचर पर गर्म पानी सीधे जाएगा तो उसमें कितने जीवों का निश्चित रूप से नुकसान होगा, कितने मरेंगे। उसका इस्तेमाल करेंगे तो फिर क्या हालत होगा। इस कंडीशन से जो वाटर शुद्ध है, जिसको कि हम हर तरह से इस्तेमाल करके और अपने स्वास्थ्य को मेंटेन कर सकते हैं, वातावरण को मेंटेन कर सकते हैं, इवन देन वही पानी, ठीक है, वही पानी पोस्ट के थ्रू जब पेनिट्रेट करके जमीन के अंदर जाता है तो ऊपर तो ऊपर, नीचे भी जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका भी देखिए कितना नुकसान करता है। आप देखते हैं इसीलिए पानी बहुत हद तक नीचे का प्योर नहीं होता है, तो आजकल आरओ लगा के हम लोग पानी पीते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो सतह पर पानी है वो तो नुकसान कर रहा है, साथ साथ जो नीचे का पानी है वो भी नुकसान कर रहा है। कैसे? उसमें पोल्यूटेंट मिक्स हो गए हैं, जहरीले। इस तरह से वाटर पोल्यूशन होता है। आगे देखते हैं, आगे थर्मल पोल्यूशन। तो जितने भी थर्मल पावर स्टेशन है ना, प्लांट हैं जहां की इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है, बड़ा मजा आता है गर्मी में, जाड़े में भी हीटर चला करके। लेकिन देखिए उनका जो प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट है, उनका जो प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है वो तो हम कंज्यूम करते हैं, हमारे लिए फायदा होता है। लेकिन वेस्टेज भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, विशेष रूप से ऐश के रूप में, राख के रूप में। ठीक है, और गर्म पानी भी फिर वहीं से आता है, ये भी मैं बताता हूं। अब राख को ले लिए ना, तो वो जो डस्ट है अधिकांशतः वो होता क्या है, कुछ भी होता है, वो डस्ट अंततः उसको हम हटाते हैं, डिस्पोज करते हैं पानी में, और पानी में डस्ट मिक्स होगा तो अब बताइए उसमें पूरा हार्मफुल जितने भी पोल्यूटेंट्स हैं वो पानी में आपका मिल गए। अधिकांशतः जो बचा हवा में डस्ट उड़ रहा है। इस तरह से आपके स्वास्थ्य को, ये जितने भी क्रिएचर्स हैं उनके स्वास्थ्य को वो नुकसान करता है। ऐसे में इसे हम कहते हैं थर्मल पोल्यूशन। नेक्स्ट है आपका नॉइज पोल्यूशन, अच्छे से जानते हैं। अब देखिए अधिकांशतः जितनी भी फैक्ट्रियां हैं कैसे चलती हैं, मशीन से, पावर से। अब पावर से चलती हैं तो चाहे कम या थोड़ा अधिक हर मशीन में आवाज होता है। बड़े बड़े प्लांट होते हैं, स्टील के प्लांट, जितने भी हेवी इंडस्ट्रीज हो, या आप कहिए तो मिडिल इंडस्ट्रीज या लाइट इंडस्ट्रीज हो, ये तो अधिकांशतः पावर से ही रन होती हैं। तो इनसे जो नॉइज निकलता है, जितनी भी व्हीकल्स होती हैं, चाहे वो कोई भी व्हीकल्स हो, उनसे जो नॉइज निकलता है, अब इससे ये सोचिए कि केवल ह्यूमन बीइंग पर नहीं, सभी क्रिएचर्स पे कितना नुकसान होता है। इसके थ्रू जितना साउंड हम ऑब्जर्व केवल कर सकते हैं, उसके बियॉन्ड जो आता है, उसी से लोग इरिटेट होते हैं, क्रोधी होते हैं। यहां तक कि बहुत लोगों को तो ब्रेन हेमरेज भी उसी आवाज से होता है। बहुत से म्यूजिकल साउंड्स भी आजकल उसी में आता है। तो किसी भी तरह का मशीनीकरण की वजह से, इन इंडस्ट्रीज की वजह से जो भी नॉइज डिस्टर्ब हुआ है, जो बियरिंग कैपेसिटी से बाहर चला गया, तो क्या है, पोल्यूशन है। इसे क्या कहते हैं, नॉइज पोल्यूशन कहते हैं। तो ये जो पोल्यूशन है अभी, यानी इतने पोल्यूशन तो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। इसके साथ साथ आपके डिग्रेडेशंस भी हैं। अब डिग्रेडेशंस में क्या है, जैसे लैंड पोल्यूशन नहीं कहते हैं, लैंड डिग्रेडेशंस कहते हैं। इसका मतलब क्या, वो दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन उसका जो डिग्रेडेशन है कैसे दिखाई देता है, तो सॉइल की जो फर्टिलिटी है अल्कलाइन की वजह से वो कम हो जाता है। क्यों?
क्योंकि वही जहरीला पानी जब उस पर जमेगा, आप देखते होंगे जैसे कोई बच्चा अगर गांव में रहता है ना, आप देखेंगे कि जमीन के ऊपर जो सफेद सफेद दिखाई देता है वो क्या है, वो एल्कलाइन है। तो उससे क्या होता है कि पोर्स के थ्रू जो सॉइल में है ना, सॉइल आप अच्छे से जानते हैं, पूरे अर्थ को सॉइल नहीं कहते हैं, अपर जो आपका क्रस्ट होता है ना उसे सॉइल कहते हैं। तो उसको खेती काम में लेते हैं। तो उसमें कौन सा पानी मिला हुआ है, जहरीला पानी मिला हुआ है, राइट, वाटर पोल्यूशन की वजह से। अब उसमें से बताइए जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा, तो जमीन अनफर्टाइल्ड हो गया, तो पहले तो प्रोडक्शन ही कम हो जाएगा या एकदम खत्म हो जाएगा, ये डिग्रेडेशन है। दूसरा क्या है कि इस पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन की वजह से ही बहुत ही अनइवन रेनफॉल भी होता है। इसी का नतीजा है कि जब होना चाहिए तब नहीं होता है। ऐसे कंडीशन में ऐसे असामयिक समय पर बारिश होती है और बहुत ज्यादा, अमूमन सामान्य से अधिक, तब फिर क्या होता है, तब सतह लेवल पे जो मिट्टी होती है, जिसे सॉइल कहते हैं, जो फर्टाइल होता है वो बह जाता है, जिसे हम लैंड इरोजन कहते हैं। ये भी डिग्रेडेशन का ही पार्ट है। इवन देन जहां जहां भी जो नेचर ने जिस ढंग से रिलीफ बनाया है, पृथ्वी का अपर जो क्रस्ट है, वो हर तरह से इनकी वजह से डिग्रेड हुआ है। ये उसी में आता है, डिग्रेडेशन में आता है। तो पूरा हम इन्वायरमेंट की बात करें, एयर से लेके वाटर से लेके लैंड तक। अब जो डिग्रेडेशन है सभी इंडस्ट्रियलाइजेशन का ही नतीजा है। तमाम इंडस्ट्रीज का जो फायदा देखिए नुकसान रहा। तो क्या हम लोग ऐसी स्थिति में हमेशा बने रहेंगे? नहीं। तब ह्यूमन बीइंग होने की वजह से हम लोगों ने कोशिश किया उसको कंट्रोल करने का या उसके प्रभाव को कम करने का। अब इसके लिए भी आपका लास्ट टॉपिक आ जाता है इसी बहाने एनसीईआरटी में, और ये टॉपिक है कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशंस या पोल्यूशन, दोनों को कंट्रोल करेगा। तो एक फार्मूला है, कैसे पहचानेंगे कि इस पोल्यूशन का कुप्रभाव कितना तक है? जानते हैं, 1 लीटर अगर पोल्यूटेड वाटर है तो 8 लीटर फ्रेश वाटर को वो गंदा करता है, पोल्यूटेड कर देता है। इतना प्रभाव होता है, सोच लीजिए। यानी 8 गुना प्रभाव, नेगेटिव प्रभाव जो है 8 गुना होता है। इसलिए बहुत खतरनाक है। कैसे कंट्रोल किया जाएगा ये आप देखें। तो कंट्रोल करने के लिए पहला तो ये है, यहां हमने लिखा है कि मिनिमम यूज ऑफ वाटर बाय रिसाइकिल एंड रीयूज। फैक्ट्रियां जितनी भी पानी का इस्तेमाल करती है ना, अब वो पानी कहां से आता है? या तो नदी से आएगा या अंडरग्राउंड से आएगा, कहीं से लीजिए। अगर वो पानी का इस्तेमाल करे, इस्तेमाल करने के बाद जो वेस्टेज वाटर है उसी को रिसाइकिल करे और फिर से इस्तेमाल करे, तो जो पहले की क्वांटिटी इस्तेमाल लोग करते थे बिना रिसाइकिल से, यानी कम क्वांटिटी अपने आप इस्तेमाल होने लगेगा। तो कम पानी पोल्यूटेड होगा, क्योंकि दोबारा उसे क्या करेंगे, रिसाइकिल करेंगे और फिर यूज करेंगे। ये काम अगर सब फैक्ट्रियां करने लगे तो कम मात्रा में फ्रेश वाटर का इस्तेमाल होगा और अधिकांशतः फ्रेश वाटर का रिजर्व बचा रहेगा। इस ढंग से हम कंट्रोल कर सकते हैं, पहला उपाय। अब दूसरा उपाय है, ठीक है, अब दूसरा उपाय है कि हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर। अब देखते हैं अधिकांशतः चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में हर जगह कंक्रीट ही मिलता है, शहर बढ़ता जा रहा है अर्बनाइजेशन की वजह से, क्योंकि इंडस्ट्रीज अधिकांशतः शहर के पास हो रही है। तो ऐसे कंडीशन में आप बताइए, जब बारिश होता है तो आप देखते हैं रोड पर पानी ऐसे ही बिखरा रहता है, चलता जाता है, दौड़ता है, दौड़ते दौड़ते फिर नदी में जाके समुद्र में चला जाता है। इसका मतलब क्या, वो पानी जमीन में नहीं जा पाता है। तो अंडरग्राउंड का जो पानी का रिजर्व है वो अच्छे से बारिश के सीजन में जितना वहां रिजर्व होनी चाहिए हो नहीं पाता है। तो कैसे होगा? अगर इसकी हार्वेस्टिंग करें, इन बारिश की पानी जो आ रहा है वो सीधे जमीन में जाए, इसके लिए कुछ प्लांट की व्यवस्था घरों में लगाई जाती है, फैक्ट्रियों में भी लगाई जाती है,
जिससे पानी छत पर आया, इकट्ठा होकर के पोर के थ्रू सीधे चला जाएगा किसमें, जमीन में, और जमीन का पानी आपका रिजर्व बना रहेगा। ये भी करके हम चाहें तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशंस को और पोल्यूशंस को कम कर सकते हैं। चलिए ठीक है। नेक्स्ट है यूज ऑफ ईटीपी, मतलब इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। जानते हैं विशेष रूप से क्या होता है, हर फैक्ट्री का जो वेस्टेज, किसी भी तरह का वेस्टेज हो, चाहे सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो, आप नदी में बहवाने से पहले अगर ये फैक्ट्रियां एक प्लांट का एस्टेब्लिशमेंट कर लें और उसमें डाल करके और सब जितने भी पोल्यूटेंट्स हैं उनको अलग करें पहले, और फ्रेश वाटर पानी में डालें, तो अपने आप पोल्यूशन कम हो जाएगा। इस मशीन को, इस प्रोसेस को कहते हैं क्या, इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। आजकल हो भी रहा है अधिकांशतः, कहीं कहीं इलीगल जो नहीं पकड़ में आ रहा है लोग कर रहे हैं, लेकिन अब इसको किया जा रहा है जिससे कि अधिकांशतः जो वेस्टेज है वो प्रभाव नहीं करना है। नेक्स्ट है सेकेंडरी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। अब देखिए कुछ जितने भी पोल्यूटेंट्स हैं और विशेष रूप से बायोलॉजिकली इसको ट्रीट किया जा रहा है, यानी उसमें से ऐसे पोल्यूटेंट्स बायोलॉजिकली प्रोसेस से बाहर किया जा रहा है जिससे कि हार्मफुल जितने भी, चाहे वो सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो, इवन देन एयर, प्रभाव कम हो जा रहा है। फिर भी मान लीजिए इस प्रोसेस से कुछ कमी रह गई, कुछ पोल्यूटेंट्स बच गए, तब तीसरे लेवल पर टर्सरी ट्रीटमेंट बाय बायोलॉजिकल एंड फिजिकल ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करते हैं तो एकदम खत्म हो जाता है। ये उपाय करके हम लोग बहुत हद तक पोल्यूटेंट्स को कम कर सकते हैं या खत्म कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस थर्ड पार्ट तक आते आते ये सब पूरे टॉपिक्स इस चैप्टर की याद हो जाएंगे। धन्यवाद।